कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए और मॉडल पेपर सीटेट का प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो ई बुक हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की है और एवरेज की है। फिलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। कहता है असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्वेश्चन के आंसर तक अगर पहुंचना है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन काटना पड़ेंगे। अगर मैं नीचे से चलूं तो कहता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान रखा जाता है। बिल्कुल, इसका ऑप्शन का मतलब ये है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी विभिन्नताओं को मद्देनज़र रखते हुए सभी को शिक्षण दिया जाता है। ये तो ऑप्शन ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। जिम्मेदार पूछा है। देखो, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल ये भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके होने चाहिए, ये भी ठीक है, उत्तर नहीं होगा। तो बचा क्या, एक ही बचता है हमारा ऑप्शन नंबर आपका एक, असंदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है, जो असंदर्भित पाठ्यक्रम होगा इसकी वजह से, जैसे असंदर्भित पाठ्यक्रम क्या होता है, एक ऐसा कारक होता है जिसकी वजह से विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और असंदर्भित पाठ्यक्रम नियमित रूप से सुसंगठित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जटिलताओं का कारण प्रत्येक विषय वस्तु एक दूसरे से जुड़ी होती है, और इससे पाठ्यक्रम सामान्य रूप से औपचारिक रूप से नहीं होता, और ना ही ये बाल केंद्रित होता है, और ना ही शिक्षण केंद्रित होता है। इसमें विविधता का अभाव भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि विविधता नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक शिक्षिका को बच्चे के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो व्यक्तिगत वाक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाइगोत्स्की का शब्द है। किसका शब्द है आपका, वाइगोत्स्की का शब्द है। तो कहता है कि एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बच्चे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखो, उसे हतोत्साहित, देखो बच्चों को हतोत्साहित, जहाँ पे भी आपको हतोत्साहित शब्द दिख जाए वो आप लोग काट देंगे। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, नेगेटिव शब्द होता है। यहाँ पे भी देखो हतोत्साहित दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो ये प्रोत्साहित या ये प्रोत्साहित, देखो उसे प्रोत्साहित उसे प्रोत्साहित, यानी कि दोनों ऑप्शन ठीक है। अब हम इसे आगे बढ़ लेते हैं। कहता है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। ये ऑप्शन 4 कहता है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। ये तो बिल्कुल पता चल गया होगा आपको, गलत है कि शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। बच्चा खुद थोड़े ना पढ़ेगा जाके यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, कहता है गुणज वैफल्य, भाषा वैफल्य, पठन वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर देना है। देखो, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो अच्छे से आंसर पहुंच सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। कहता है गुणज वैफल्य, भाषा वैफल्य, पठन वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य। ठीक बेटा, देखो गुणज वैफल्य आपका किससे संबंधित होता है, गणित से संबंधित होता है, तो ये तो नहीं होगा आपका। पठन वैफल्य पढ़ने से संबंधित होता है, ये भी नहीं होगा आपका। अब भाषा वैफल्य और गति समन्वय आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अब मैंने 2 ऑप्शन काट दिया। देखो, गति समन्वय जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, गति समन्वय वैफल्य किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसे डाइसप्रेक्सिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइसप्रेक्सिया भी बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को नवीन वस्तुओं को सीखने व में क्या होती है, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, और ऐसे व्यक्ति का व्यवहार असामान्य होता है। संतुलन एवं गतिशीलता असामान्य होने से व्यक्ति की अधिगम क्षमता पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बेटा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो अनुचित यानी कि सही नहीं होगा, ये 14 का आपको बताना है। देखो, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल ये तो हो सकता है, लेकिन हमसे अनुचित पूछा है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है, बिल्कुल बेटा ये भी ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर कहता है कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, बस यही गलत है। जो पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान होता है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, यही गलत है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है, यही मुझे गलत लग रहा है। फिलहाल नीचे भी पढ़ते हैं।
कहता है कि अधिकांशतः ये पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ये भी ऑप्शन ठीक है, रटने अधिकांशतः यही होता है जो किताबों से बच्चा रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, ये भी नहीं होगा हमारा, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का पूछ रहा है। ठीक है, देखो सार्वभौमिक शिक्षा जो होती है आपकी, वो समाज सुधार की दिशा में क्या होती है, एक सशक्त प्रयास है, और सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए भी प्रभावी विविध प्रावधान और तीव्र आर्थिक विकास व वांछित सामाजिक परिवर्तन के लिए भी बेटा आवश्यक होती है। और सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए सार्वभौमिक शिक्षा क्या होती है, सबसे प्रभावी एक क्या होती है बेटा, माध्यम होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका सीधा सीधा आंसर सार्वभौमिक शिक्षा लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना क्या है, ये बताना है। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना क्या है कि, तो 16 का आपको आंसर देना। कहता है कि इन सिद्धांतों को अपनाएं कि ये कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो 16 का आपको आंसर देना है। देखो सामाजिक परिपक्वता के लिए शिक्षार्थियों के समाज एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया से अवगत कराना आवश्यक है ना। और अतः सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना ये भी होनी चाहिए कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्रोत्साहित वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहता है, मैंने आपको बताया था हतोत्साहित की जगह प्रोत्साहित, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। कहता है कि स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली पहले होती क्या है, चलो अच्छा पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इस अवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। इससे शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट झेलना पड़ता है। दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, और इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा मिल जाती है। देखो स्वकेंद्र प्रणाली क्या होती है, देखो प्रत्येक विद्यार्थी की शारीरिक क्षमता एवं व्यवहार में क्या होती है बेटा, भिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी को पता है। अतः दूसरे केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थी समायोजन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ऐसा होता है, पहले जितने भी एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो दूसरे स्कूल में होते हैं। अब ऐसा होता है कि जब हम नए टीचर के सामने जाते हैं तो वहाँ पे हम डरने लगते हैं, तो इससे हमारा पेपर बेकार हो जाता है। तो स्वयं केंद्र प्रणाली में क्या होता है कि जो हमारे टीचर होते हैं सामने, वो सिर्फ हमारे ही स्कूल के टीचर होते हैं, उससे हमें डर नहीं लगता है और हम बेझिझक होकर काम अपना कर लेते हैं, है ना, कर पाते हैं। और जबकि स्वकेंद्र प्रणाली शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तो आपको 17 मैंने बता दिया, 17 का आप लोग आंसर दीजिए। देखो इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, अधिक डरते हैं। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है, बिल्कुल दूसरी जगह जाकर कष्ट नहीं झेलना पड़ता है स्वकेंद्र से। ठीक है, अभिकथन ए और तर्क बी कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और तर्क देता है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी करने की कि बेटा जब भी कथन कारक का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे। मैंने कहा था कि कुछ देर के लिए आप इसे इग्नोर कर देंगे कि ये और ये हमारे कारण हैं या नहीं है। अभी हम इसको सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे कि ये केवल ऑप्शन है। कैसे, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत है। पूरी तरह से आनुवांशिकता को नहीं, मैंने आपको बताया था आनुवांशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, तो यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। देखो ही शब्द आ गया, यहाँ से भी कट गया, और वैसे भी गलत है क्योंकि वंशानुक्रम के साथ बेटा वातावरण तो ऐड होना ही चाहिए। तो यानी कि दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो ए और आर सही है, ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन कहता है कि एक सार्वजनिक क्षमता है डैश एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन भी करता है। तो 19 का कहता है बुद्धि हो जाएगा, अनुशासन हो जाएगा, मानसिक मंदता हो जाएगी या निर्देशन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सार्वजनिक क्षमता है, कौन एक सार्वजनिक क्षमता है बेटा, बुद्धि ये क्या है, सार्वजनिक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो
क्या करती है, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, या इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो 20 का फिलहाल आपको आंसर देना है। देखो, अधिगम के सिद्धांतों में सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाने जाने वाले कौन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है? B.F. स्किनर है। B.F. स्किनर ने सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया, ये तो आपको पता ही है। इसके अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। कौन से द्वारा? स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना। कितना स्कोर करा ज़रूर बताएं।